हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। इसका जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसका वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। सारे फार्मूलाज आपको अच्छे से आते होंगे, स्पेशली जो नया टॉपिक ऐड हुआ था बॉन्ड, तो वो सब भी आपने अच्छे से इसमें कर लिया होगा। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर सारे पीवाई की क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीयूटी की प्रिपरेशन आपने अभी तक भी नहीं करी है तो भी अभी भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए जो गॉड क्लासेस का पेड बैच है वो आप ले सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पेड बैच के अंदर आपको हर एक कंसेप्ट का बेसिक समझाया गया है पहले, उसके बाद फिर जो पी वाई क्यूज हैं वो समझाए गए हैं, साथ में आपको उनकी ट्रिक्स भी बताई गई कि किस क्वेश्चंस में आपको कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर भी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो बैच परचेज कर सकते हैं। प्लस उसके अंदर हम प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं ताकि आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे से आप कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि एट 6% कन्वर्टेड क्वार्टरली 6% converted quarterly, the present value of perpetuity of rupees 45,000 4500 payable at the end of each quarter। अब यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है एट द एंड हो रही है, लेकिन हर क्वार्टरली पेमेंट हो रही है। तो क्वार्टरली जब पेमेंट होता है तो जो आई आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6%, वो आपको 6% नहीं लेना, 6/4 कर देंगे, यानी 3/2%, यानी ये आ जाएगा 3/200। ठीक है, ये आपका आई बना। अब आपके पास जो पेमेंट हो रही है एट द एंड हो रही है, तो परपेचुटी का फार्मूला पहले वाला आप यूज़ करेंगे, R/I। तो R की वैल्यू आपको दे रखी है 4500 डिवाइडेड बाय आई, यानी 3/200। सीधा यहाँ पर लिखो, 3 से आप इसको कैंसिल करो तो 15 2 30, तो ये आ गया आपके पास 3 लाख। तो 3 लाख का अमाउंट होगा। ठीक है, जो ये परपेचुटी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी 3 लैक्स। At what rate of interest will the present value of perpetuity of rupees 500, यहाँ पर ये परपेचुटी है, पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। ठीक है, हर 6 महीने में पेमेंट हो रही है, मतलब हाफ ईयरली हो गया, बी रुपीज़ 20,000। तो यहाँ पर आपको पी दिया हुआ है, यहाँ आपको पी दिया हुआ है, और आर भी आपको दे रखा है। आपको निकालना है यहाँ पर आई, तो इंटरेस्ट है वो आपको फाइंड करना है। इंटरेस्ट कह रहा है कि अगर हम x% मानते हैं तो x% तो पर एनम हम लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हाफ ईयरली है, हर 6 मंथ पर पेमेंट हो रही है, तो इसका मतलब इसको आप हाफ कर देंगे तो x/2% मीन्स x/200। अब पेमेंट एट द एंड हो रही है, यानी फार्मूला आपका ये वाला सेम रहेगा। तो p की जगह 20,000, r की जगह 500 डिवाइडेड बाई x और इनटू में 200। तो ये 2 0 इससे कैंसिल, 2 0 इससे कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5%। ये बन गया आपका आंसर। नेक्स्ट में कहता था रेट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली सो दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 4,000 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ बी रुपीज 54,000। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पेमेंट यहाँ पर आप देखो कि बिगिनिंग में हो रही है। तो फार्मूला इसमें रहेगा P इक्वल्स टू में R+R/I। ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो P की जगह आपके पास है, यानी प्रेजेंट वैल्यू है 54,000, R यानी परपेचुटी है 4,000, प्लस R आपको 4,000, और I जैसे ये पिछले क्वेश्चन में करा था आपने x/2, तो यहाँ पर भी आपको वही लेना है, क्योंकि पेमेंट यहाँ पर भी हर 6 महीने में हो रही है। तो x/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 200। तो 4,000 को यहाँ लाके माइनस करोगे, 50,000 आ गया, इधर से 4,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखो 3 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 4 जा 16%। तो आंसर बनेगा इसका थर्ड। एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर भी आई पूछ रहे हैं, विल द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी ऑफ रुपीज 1,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बी रुपीज 20,000। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 20,000 है, जो परपेचुटी है 1,000 है। अब पेमेंट आपको आई आपको निकालना है, लेकिन क्वार्टरली है, तो x/4% आएगा, तो 4% का मतलब 400 आप यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो 3 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20%। ये बन गया आपका आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से क्या ट्रू नहीं है? तो वो कहता है कि द सिंकिंग फंड स्टेब्लिश टू सेट असाइड रेवेन्यू फॉर ए फ्यूचर एक्सपेंस। तो सिंकिंग फंड क्या होता है कि आप फ्यूचर एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा आप इकट्ठा करते हो। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये सिंकिंग फंड आर द सेम एज द सेविंग अकाउंट, कह रहा सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट दोनों सेम होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट तो होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी सेविंग होती है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग का मतलब यही आपका आंसर है। A firm anticipate an expenditure of rupees 5 lakh for plant modernization at the end of 10 year from now. The amount up to 2 decimal place that the company must deposit at the end of each year into a sinking fund earning interest 5% per annum. तो अब यहाँ पर आप सिंकिंग फंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सिंकिंग फंड के फार्मूले में होता है ए इक्वल्स टू में आर इंटू में आई, आर इंटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, अमाउंट आपको दिया हुआ होता है, तो आप आर का फार्मूला सीधा भी आप लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स टू ए इंटू आई और 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो अब आपको जो अमाउंट जो इकट्ठा करना है वो कितना है, 5 लाख रुपीज। आई यानी इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 5%, तो 5% को लिख देंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर n। n कितना है हमारे पास एट द एंड ऑफ 10 ईयर माइनस 1। 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 25,000 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है क्वेश्चन में 1.629 माइनस 1। तो 25,000 को आप डिवाइड करेंगे 0.629 से, इसका डेसिमल भी आप हटा देंगे तो इन जीरो यहाँ पर आएंगे। तो आपको जो डिवाइड करना है 25,000,000, इसको डिवाइड करना है 629 से। तो यहाँ पर आप ज़्यादा परेशान मत होना कि क्योंकि आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, तो उससे आप डिवीजन आराम से कर लोगे। देखो पहली डिजिट है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो यानी पहली वाली डिजिट या तो 1 आएगी या 3 आएगी। तो आप पहले बड़ी वाली डिजिट चेक कर लो कि वो आएगी या नहीं आएगी। अगर मैं 3 से करता हूँ उसको, 3 6 18, यहाँ पर है 25, मतलब आ जाएगा, कुछ कैरी वैरी होके भी इससे छोटा ही रहेगा। तो यहाँ से हमने 3 पे किया, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 6 जा 18, माइनस किया 14 माइनस 8 6, ये आ गया, जीरो उतारेंगे। अब 3 पे अगर पहली डिजिट है तो अगली डिजिट यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर जो पहली बड़ी वाली डिजिट है उसको चेक कर लो। ठीक है, अगर मैं 9 रखता हूँ यहाँ पर, तो 9 9 जा 81, 8 बचेगा, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, 2 बचा, 9 6 जा 54 और 2 56। तो मतलब ये आ रहा है, इसका मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 4th। A company established a sinking fund to provide for payment of rupees 2,50,000 debt maturing in 4 years. Contribution to the fund are to be made at the end of each year. Find the amount of each annual deposit if the interest rate is 18%. तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको R फाइंड करना है। तो फार्मूला आपका सीधा बन गया R का A इंटू में I एंड 1 प्लस I रेज टू पावर n माइनस 1। तो आपको जो पेमेंट इकट्ठी करनी है वो है 2,50,000 की। इंटरेस्ट रेट है आपके पास 18%, को लिख लेंगे 0.18 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.18 की पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ जो वैल्यू आपको दे रखी है 1.18, मतलब इसको ऐड करके 1.18 आएगा, उसकी पावर 4 है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2। ठीक है, ऊपर देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 8 200, 20 बचेगा, 25 और 20 45, ये आ जाएगा। नीचे इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 45,000 ही आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि मिस्टर दिलीप रॉय हैज सेट अप ए सिंकिंग फंड। तो वही सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, इतना पैसा उन्हें इकट्ठा करना है, 10 साल का टाइम है, इंटरेस्ट रेट है 12%। तो अब यहाँ पर लेकिन जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, वैल्यू आपको इस तरीके से दे रखी है। हाँ, दूसरी चीज यहाँ पर पेमेंट भी देख लेना, पेमेंट यहाँ पर एट द बिगिनिंग कर रहा है। तो एट द बिगिनिंग अगर पेमेंट होती है तो उस केस में जो हमारा फार्मूला रहता है, उस केस में जो फार्मूला था वो क्या था, अमाउंट इक्वल्स टू में R इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, इंटू में आ जाता है 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ठीक है, अगर पेमेंट बिगिनिंग में होती है तो।
तो अब आपको आर निकालना है, तो सेम आप वही काम करो, ए इंटू में आई, नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब आपको जो पैसा इकट्ठा करना है वो 10 लाख है, इंटू में आई 0 पॉइंट कितना था 12% है तो 0.12 हो गया। नीचे यहाँ पर सीधा 1.12 लिख देता हूँ, 1.12 इसकी पावर कितनी है 10 माइनस 1 इंटू में 1.12। अब यहाँ पर आप वैल्यू को अगर आप देखोगे तो आपको खाली इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको इस पूरे की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 0.12 ये हो गया, नीचे 1.12 की पावर 10 माइनस 1 इंटू में 1.12। तो यानी आपको इस पूरे की वैल्यू दे रखी है, इस पूरे की जगह आपको क्या करना, रख देना 0.05088। तो यहाँ पर ये 10 लाख ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 0.05088। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर 5 प्लेस उधर शिफ्ट करोगे और यहाँ पर 6 जीरो हैं तो एक जीरो उधर लग जाएगी, मतलब 50880। ये आपका आंसर बनेगा और ये आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, तो वैल्यू आपको यहाँ पर पूरी दे दी, कैलकुलेशन आपकी और आसान कर दी। तो ऐसे वैल्यूज भी आपको एग्जाम में मिल सकती हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या दी गई है, उन्हें आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मिस्टर जैन टेक्स ए पर्सनल लोन ऑफ ₹10 लाख एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years हिज EMI बाय फ्लैट रेट मेथड। अब फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है कि पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू में रेट, और टाइम है आपके पास 3 years। तो 12 3 36, 3,60,000 का आपने इंटरेस्ट पे करना है। आपने लोन लिया था 10 लाख का और इंटरेस्ट आपको इतना पे करना है। तो जब आप EMI कैलकुलेट करोगे तो EMI का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। तो प्रिंसिपल 10 लाख है, इंटरेस्ट 3,06,000 है, 60,000 है, तो मतलब टोटल बनेगा इसका 13,60,000। और नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स वो कितने बनेंगे, 3 साल है, 3 साल का मतलब हो गया 36 मंथ्स। तो आप सीधा यहाँ 36 लिख सकते हो या ऐसे 3 × 12 कर लो। अब यहाँ जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल करो। देखो 4 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये कट जाएगा 3 पर, यह आ जाएगा 4 × 12 4 × 16। तो 3,40,000 को आपको डिवाइड करना है 9 से। अब 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 9 3 × 27 बनता है। अब यहाँ पर 3 से केवल एक यही वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो यही आपका आंसर है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर 9 2 करेंगे तो छोटा रह जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, छोटा रह जाएगा, तो 9 3 से ये जा सकता है। तो यानी यही आपका आंसर आएगा, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। Subodh took a loan of ₹10 lakh at 14% annual interest rate for 8 years. What is the equated month installment under flat rate system? तो सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, इंटरेस्ट 10 लाख इनटू में 14%, टाइम है 8 ईयर, 14,112 यानी 11,20,000। ठीक है, 10 लाख लोन लिया, 11,20,000 इंटरेस्ट दिया। तो EMI जब आप करोगे इन दोनों का टोटल कर देंगे, तो 10 लाख और 11,00,000 21,000 हो गया, 21,20,000। ठीक है, 11 और 10 21 हो गया, तो 21,20,000 ये टोटल अमाउंट आपको पे करना है। कितने टाइम में, 8 ईयर्स का मतलब हो गया 96 मंथ्स में। अब यहाँ से फिर जितना आप इसको कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल कर लो। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से ये भी हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे, 4 पंजे 20, एक बचेगा, 4 तिये 12। ठीक है, 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 26 दूनी 52, 2 पंजे 10, ये हो गया। 4 से और कैंसिल हो सकता है, 4 तिये 12, 4 6 24, 2 बचेंगे, और सॉरी हाँ 4 से करें ना, 4 6 24, 2 बचेंगे, फिर 4 6 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। तो 66250 को डिवाइड करना है 3 से। तो डेसिमल में देखो सिर्फ एक यही वैल्यू है, डेसिमल में एक यही वैल्यू, 3 से तो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, तो यही आपका आंसर बनेगा। बाकी चेक भी कर सकते हो, 3 2 6, 3 2 6, तो यही आपका आंसर बन रहा है।
prior to के loan of rupees 2,50,000 from a bank at the rate of 10% per annum for 5 years। ठीक है, आप इसमें इंटरेस्ट सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका और मैं आपको बताऊं, जैसे आपको 10% का इंटरेस्ट है और 5 साल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50% हो जाएगा। यानी जो इंटरेस्ट बनेगा वो 50% हो गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था 14% और 8 साल के लिए, तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 112%। तो यहाँ पर आपने देखो 112 ही बनेगा, 14 8 112, तो 112% आप निकालते तो उसकी वो वैल्यू आ जाती। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं करूँ कि मेरे को पता है 50% है, तो आपने लोन कितना लिया, 2,50,000, तो इंटरेस्ट कितना बन गया सीधा, 1,25,000। ठीक है, क्योंकि इसका 50% इतना बनेगा। तो जब आप ईएमआई निकालोगे तो इन दोनों का आपको टोटल कर देना है। ठीक है, 2 लाख ही हो गया, 1 लाख ही हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख में 50 और 25 ऐड करोगे यानी 3,75,000। टाइम कितना है, 5 साल का, मतलब हो गया 5 इंटू में 12। 5 से ये पूरा पूरा कैंसिल हो ही जाएगा, ये 12 पंजे 60 बनेगा। ठीक है, इसको मैं हटा के 60 लिख दूँ और ये जीरो कैंसिल कर देता है। 6 से इसको आप डिवाइड कर दो सीधा, 6 6 36, एक बचेगा, 6 दूनी 12, 3 बचा, हाँ 3 बचा तो 6 पंजे 30, तो 6,250 ये आपका आंसर बनेगा। Mr. Dev wishes to purchase an AC for rupees 45,000 with a down payment of rupees 5,000। मिस्टर देव ने एसी खरीदा 45,000 का और 5,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट पे कर दिए। तो यहाँ से पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो उसने 40,000 रुपये का लोन लिया। ठीक है, ये आपके पास लोन आ गया और जो बैलेंस था उसने 5 साल में दिया, एन आपके पास 5 आ गया और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपके पास 6% आया। लेकिन ये 5 साल है और ये 6% पर एनम है। जब भी आप ईएमआई निकालेंगे, अब यहाँ पर मेथड का नाम नहीं लिखा लेकिन ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहा है। तो इसमें आपको जो एन चाहिए होता है वो उसमें चाहिए होगा मंथ्स में। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आ जाएगा और इसको 6 को डिवाइड कर दोगे आप 12 से। अब यहाँ से अगर वैल्यू आपसे इजीली कैलकुलेट होती है कर दो, नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ 0.005 है, इसका मतलब है ये जो इंटरेस्ट बनेगा ये 0.005 ही बनेगा। और जो टाइम है ये भी आपको पावर में दे रखा है, टाइम यहाँ पर देखो आपको पावर में दे रखा है -60। अब पावर यहाँ पर माइनस आ रही है तो ईएमआई का फार्मूला लगाना है यहाँ पर जिसमें पावर माइनस होती है। तो वो फार्मूला कौन सा होता है ईएमआई का, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो आपने लोन लिया कितना 40,000 का, इंटरेस्ट हो गया कितना 0.005 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 1.005 लिख देते हैं सीधा, इसकी पावर है -60। अब जो वैल्यू आपको दी गई है खाली इसकी वैल्यू नहीं दी गई, आपको ये वैल्यू पूरी है आपके पास, मतलब इस हिस्से की पूरी वैल्यू है। कितनी है 0.0194। चार से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 नीम 36 37, 4 और 3 7, नहीं जीरो नहीं लगेगा, 776 ये आपका आंसर बन जाएगा 776। अभिजीत परचेज ए मोटरसाइकिल फॉर रुपीज 1,75,000 with rupees 50,000 down payment. He wishes to repay balance in equally monthly payment in 4 years if bank charges 9% interest per annum। तो 1,75,000 में से 50,000 माइनस करो तो लोन अमाउंट बन गया आपके पास 1,25,000। इतना लोन लिया उसने, क्योंकि 1,75,000 में से 50,000 रुपये उसने दे दिए एज ए डाउन पेमेंट, तो इतने का उसने लोन ले लिया। एन यहाँ पर 4 साल है, लेकिन 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आपके पास ये आ जाएगा 48 और इंटरेस्ट 9% है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये बनेगा आपके पास 0.0075। अब ईएमआई निकालने के लिए यहाँ पर देखो पावर प्लस में है, तो पावर प्लस में है तो ईएमआई का फार्मूला आपको लगाना है प्लस वाला, यानी प्रिंसिपल इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n -1। तो 1,25,000 आई हो गया 0.0075 इंटू, इसको सीधा लिख देते हैं 1.0075 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 1.0075 की पावर
48 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है ना उसमें पूरी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करी है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में देखो कि सबसे पहले यहाँ पर 125 है, यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है, यानी यहाँ से आपको ये 1000 को हटाना है। अब 1000 को कैसे हटाएंगे आप, यहाँ से जो 3 जीरो हैं तो इस डेसिमल को आप 3 प्लेस इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 125 इंटू 7.5। अब देखो यहाँ पर 125 के साथ 7.5 यहाँ पर है, यहाँ पर 75 लिखा है, यहाँ पर 75 लिखा है, यहाँ पर 0.75 लिखा हुआ है, तो यानी ऑप्शन आपका यही बनना चाहिए। ठीक है, फिर भी आगे आप चेक कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1.43 और नीचे आपके पास जो वैल्यू आएगी इसमें से -1 करके 0.4314। तो यहाँ पर देखो 1.4314 है, 0.4314 है, तो यही आपका ऑप्शन है। चेक आपको पूरा जरूर कर लेना है, हो सकता है कि डेसिमल आपने उसने यहाँ पर शिफ्ट ना करके डेसिमल में यहाँ पर कुछ चेंजेस करे हो, इसलिए आप हमेशा अपने आंसर को पूरा करके वेरीफाई जरूर कर लेना। नेक्स्ट में आपसे फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूले में पावर देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ नीचे प्लस है। जब ये वाली वैल्यू नीचे होती है पावर वाली, तो नीचे पावर माइनस में होती है। अब पावर माइनस में अगर होती है तो 1 माइनस ये होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 माइनस 1 प्लस, अच्छा दोनों में ये चीज़ तो सेम है, लेकिन p के साथ यहाँ पर i मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर p के साथ i मल्टीप्लाई है, तो यही आपका आंसर है। यहाँ से हमें मैच द कॉलम करने हैं। अब मैच द कॉलम में जो आपको आसान चीज़ें दिखती हैं उसको आप सॉल्व करो। जैसे ए EMI की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ए के साथ यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, तो ए का तो आंसर श्योर शॉर्ट है कि वो तो 4 है, उसको आपको चेक करना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बी का देखो आंसर, इन केस ऑफ बॉन्ड देयर एग्जिस्ट। अगर आपको लगता है कि भाई बॉन्ड में नहीं आपको दिक्कत है तो आप किसी और को पहले चेक कर लो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इन केस ऑफ बॉन्ड देयर एग्जिस्ट। अब इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि बॉन्ड वाला जो टॉपिक है उसी में आता है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड प्राइस उसी में आते हैं, तो ये कह रहा है कि भाई बॉन्ड के केस में ये ऐसा होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड बॉन्ड प्राइस। तो ये बात ठीक कह रहा है कि यील्ड टू मैच्योरिटी अगर ज़्यादा होती है तो बॉन्ड की जो परचेज वैल्यू होती है वो कम होती है, यील्ड टू मैच्योरिटी कम होता है तो वो ज़्यादा हो जाता है बॉन्ड का जो प्राइस है। तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर है, तो बी का ऑप्शन बनेगा 1। अब बी का ऑप्शन 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन एसेट माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें से जब आप डेप्रिशिएटेड वैल्यू को माइनस करके वैल्यू निकालते हो तो उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। इसका मतलब सी का ऑप्शन बनेगा 2, और सी का ऑप्शन 2 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है, ये गलत है। द इफेक्टिव रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जब आप इफेक्टिव रेट निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस में R/100 P रेज टू पावर P माइनस 1, ये फार्मूला रहता है। तो R की जगह इसने दे दिया आपको 8%, तो 8/100, कंपाउंडिंग होगी इसमें 4 बार, तो पावर भी यहाँ पर 4 आ गई। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा, 1 में ऐड करेंगे तो आएगा 1.02 की पावर 4 माइनस 1। अब 1.02 की पावर 4 की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए आप किसी भी मेथड से करो जिसमें आप ज़्यादा कन्वीनियंट हो, कि आपको 1.02 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसके कई सारे मेथड हैं अलग अलग। आप अगर मेथड्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसी वैल्यू नहीं है कि आप इसको इजीली मल्टीप्लाई ना कर सको, आप इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेथड और सीखने हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो आप जो स्पीड मैथ्स वाली वीडियोज़ हैं उनको आप देखना, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसे बताए हुए हैं कि कैसे कर दें। ठीक है, यहाँ पर मैं मेथड से नहीं जा रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल वैल्यूज़ हैं। 4 2, यहाँ पर 0 लग रहा है, 2 प्लेस छोड़ दो, 2 0 1, तो देखो यहाँ फटाफट इसका आंसर तुम्हारा निकला। लेकिन ये पावर आई हमारे पास 2। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 1.0404 को 1.0404 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास इसकी पावर 4 की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर भी इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 4 4 16, 4 4 16, 4 1 4, आगे 0 आ रहा है, 2 प्लेस छोड़ देंगे, फिर 4 से करेंगे तो यही रहेगा, फिर 2 प्लेस छोड़ देंगे, फिर 1 से करोगे तो 4 0 4 0 1, ऐड करो 6 1 12 3 हो जाएगा, 6 4 10 4 14 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 8 0 1, तो ये आ जाएगा 1.08
समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1.0824, बस इतना लिख लेते हैं। और इसमें से -1 करेंगे तो आ जाएगा 0.0824। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर बना इसका 8.24%। तो आंसर में आपके पास 8.24% है। द इन्वेस्टमेंट इन बाइंग 525 शेयर ऑफ ए ₹100 ईच एट ए ₹12 प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक का नहीं है कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जनरल सा क्वेश्चन है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी बिल्कुल एक जनरल चीज है कि आपके पास 100 रुपए का शेयर है जो आपने इतने प्रीमियम पर खरीदा है, मतलब आपने इतना महंगा खरीदा है। तो 100 का शेयर आपने 12 रुपए प्रीमियम पर खरीदा, मतलब 112 का आपने एक शेयर खरीदा। और कितने शेयर आपने खरीदे? 500 शेयर खरीदे, 525 शेयर खरीदे। तो 525 को आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब 525 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 500 को ऐसे लिख दो 525 को, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 112 से। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 जीरो आ गई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 5। और 25 से इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, इसके नीचे में लिख देता हूँ इसको, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 और 5 30, 25 और 3 28। इसको ऐड कर दो, ये आंसर आ गया 58800। Mr. Dayasankar took loan of ₹20,000 for 6 months. Lender deduct ₹2,000 as interest while lending, then effective rate of interest charged by the lender. अब मिस्टर दयाशंकर जो है वो लोन लेने के लिए गए 20,000 का, लेकिन लेंडर था थोड़ा सा होशियार, उसने क्या करा, 2,000 रुपये उनके इंटरेस्ट के पहले ही काट लिए। उनको यूज़ करने को दिया नहीं पैसा, पहले इंटरेस्ट के पैसे काट लिए। तो यूज़ करने के लिए उनको जो पैसा मिला 20,000 में से 2,000 माइनस कर दोगे तो 18,000 उनको यूज़ करने के लिए मिला, यानी जो इंटरेस्ट लगा वो 18,000 के हिसाब से लगा। तो जब आप इसमें इंटरेस्ट निकालोगे तो 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपको देना है कितने पर? 18,000 पर। 20,000 नहीं लेना है, 18,000 लेना है, क्योंकि आपने 2,000 तो कट गए, आपके पास जो पैसा आया वो 18,000 है। तो यहाँ से आपने इसको काटा, ये आ गया 1/9। और ये 1/9 किसके लिए आया? हमारे पास 6 मंथ्स के लिए आया है। अब जो इफेक्टिव रेट इसका निकालेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला रहता है 1 प्लस में R/100 रेज टू पावर P -1। यहाँ पर R/100, 100 हम क्यों करते हैं? जैसे 6% दे दिया तो हम लिखते हैं 6/100, मतलब वहाँ से परसेंटेज को हटाने के लिए, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए। तो यहाँ पर तो आई आपको ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो मतलब आपको 100 से डिवाइड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, ये आपको परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज़, ये आपको 6 मंथ्स के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो P होता है ये कंपाउंडिंग के लिए ही होता है, ठीक है, यानी इसका अगर आप एनुअल निकालते तो बनता 2/9, ये 6 महीने के लिए ना, तो पूरे साल के लिए बनता 2/9। तो यहाँ पर मैं 2/9 पुट करके यहाँ पर 2 करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी मैं ऐसे लिखता अगर पूरे साल का इंटरेस्ट है 2/9 और कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है तो 1/9 ही तो बचेगा। तो यानी इस पूरे की जगह ये जो हिस्सा आपको दिया हुआ है इसके पूरे की जगह ही आपको 1/9 पुट कर देना है। यहाँ आ जाएगा 2, तो 9 + 1 10/9 की पावर 2। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.23, इसकी जगह 1.23 करेंगे -1 यानी 0.23, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 23%, यानी आपका आंसर बनेगा ये। और कोई ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब यहाँ से स्टेटमेंट कौन कौन सी ट्रू है? तो कह रहा है EMI इन फ्लैट रेट मेथड। EMI हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड करते हैं और नीचे नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है, तो यही तो गलत हो गया। EMI का मतलब है कि नंबर ऑफ मंथ्स होना चाहिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगी, ठीक है, ये आपके आंसर में नहीं आएगी। EMI इन रिड्यूसिंग बैलेंस, EMI इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, EMI इक्वल्स टू P इंटू में I। ये जो डिनोमिनेटर में जब आता है ना तो N यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारे आंसर में नहीं है। इन सिंकिंग फंड ए फिक्स अमाउंट एट द रेगुलर इंटरवल इज डिपॉजिट। सिंकिंग फंड के अंदर फिक्स अमाउंट हम रेगुलर इंटरवल पे डिपॉजिट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मेच्योरिटी का फार्मूला होता है C प्लस में FB प्लस में PV, नीचे नंबर ऑफ पेमेंट, और FB यहाँ पर ऊपर यहाँ माइनस होता है, ठीक है, तो नीचे यहाँ पर प्लस होता है, तो यानी ये भी आपका गलत है।
तो स्टेटमेंट हमारी केवल सी ठीक आ रही है। तो सी तो आपके पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा बस, लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके पास। इसका जो आंसर आपको दिया हुआ है 19 का सी आंसर है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ये नंबर ऑफ मंथ्स होगा तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक बनेगी। तो ए और सी हमारा आंसर बनेगा, ए एंड सी। द इफेक्टिव रेट दैट इज इक्वलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जब सेमी एनुअली होता है तो इसका आप इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये मैंने आपको क्लास 12 के जो वीडियोस थे उसमें एमसीक्यूज वाले में, उसमें भी आपको बताया था कि सेमी एनुअली अगर हो तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले तो उसका हाफ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे साल का दिया हुआ है, तो 3% हुआ। अब इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और स्लैश डालो, और 3% जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 2 डिजिट में आपको लिखनी है हमेशा। तो यहाँ पर 9 आएगा तो इसको लिखेंगे 90, और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो आंसर बनेगा 6.09। 2 डिजिट के बाद आपको हमेशा डेसिमल अप्लाई करना है, तो आंसर बनेगा 6.09। मिस्टर कुमार परचेज ए 4 BHK, ये 4 वाला 4 नहीं है, 4 BHK फ्लैट, ये तो ठीक है। ये वाला 4 ये है। तो मिस्टर कुमार परचेज ए 4 BHK फ्लैट फॉर ए रुपीज 2.5 करोड़ एंड रेंट इट आउट, दिस इन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिस्टर कुमार ने एक फ्लैट खरीदा और उसको रेंट पर दे दिया। अब रेंट पर दे दिया तो उन्हें रेंट मिलेगा, उन्हें कंटिन्यूसली रेंट मिलेगा, जब तक वो प्रॉपर्टी उनके पास है रेंट उन्हें मिलता रहेगा। तो टाइम का यहाँ पर कुछ ऐसा बाउंडेशन है नहीं कि भाई प्रॉपर्टी आपके पास इतने टाइम तक है, इसका मतलब इन्फिनिटी काउंट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास परपेचुटी। Mofnius invested rupees 10,000 in a cryptocurrency for 6 years and the value of his investment at the end of the each year are given below। तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग करी उसने 10,000 से, 6 साल तक उसने इन्वेस्टमेंट करी, 6 साल के बाद उसके पास एक फाइनल वैल्यू आ गई। तो फाइनल वैल्यू क्या आई उसके पास 14,000। तो आपको निकालना है इसका CAGR। तो CAGR का जो फार्मूला रहता है उसमें क्या आता है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n -1। अब फ्यूचर वैल्यू आपके पास 14,000 है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया था 10,000 का, कितने टाइम तक यूज़ किया, 6 ईयर तक। तो ये बनेगा 1.4, 1.4 की पावर 1/6 की वैल्यू दे रखिए 1.058, -1 करेंगे तो 0.058, आंसर आ जाएगा 5.8%। अगर इस तरह की वैल्यूज़ दे रखी होगी ना तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा यहाँ से 1 को हटाओ, 0.058 है तो 5.8 आपका आंसर बन जाएगा। A vehicle has a scrap value of rupees 7,50,000 after 6 years of purchase. If the annual depreciation charge is rupees 55,000, then the original cost of the vehicle। तो व्हीकल की ओरिजिनल कॉस्ट आपको बतानी है। तो स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 7,50,000, टाइम आपको दे रखा है 6 ईयर का, और जो डेप्रीशिएशन है वो दे रखा है 55,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट बताने के लिए फार्मूला हमारे पास रहता है C-S/n। तो ये हो गया 55,000, C आ गया, निकालना है C, तो ये आ गया 75,000, 7,50,000 है, डिवाइडेड बाय n आपके पास 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 और 3 33। तो देखो ये 7,50,000 है और ये 3 लाख हो गया, 3,30,000, तो 7 और 3 10 लाख हो गया। 10 लाख के अंदर 30 ये 50 ये 80,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10,80,000। ये हमारे पास आंसर बना इसका C। ए मशीन कॉस्टिंग रुपीज 36,000 हैज़ ए यूजफुल लाइफ फॉर 15 ईयर्स। ये C हो गया, ये N हो गया, एनुअल डेप्रीशिएशन ये हो गया। स्क्रैप वैल्यू आपको बतानी है, स्क्वायर वैल्यू नहीं, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास 30 जो फार्मूला है डेप्रीशिएशन का, वो आपने डेप्रीशिएशन की जगह रखा 2,000। C आपको दे रखा है, ठीक है। S आपको निकालना है, टाइम आपको दे रखा है 15, तो 15 2 30, 30,000 ये हो गया, ये 36,000 है। S को इधर लाके इसको माइनस करोगे तो S आ जाएगा 6,000।
तो आंसर बना इसका सी। रोहन परचेज ए मशीन कॉस्टिंग रुपीज दिस एंड स्पेंड रुपीज 2000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एट इज फैक्ट्री। इतने की मशीन खरीदी, इतने उसने पैसे लगा दिए इंस्टॉलेशन पर, तो उसको जो मशीन पड़ी वो पड़ी पूरी 50,000 की, यानी उसके लिए सी ये हो गया। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स, ये एन आ गया। स्क्रैप वैल्यू 8,000, द एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है, तो डी आपको निकालना है सी माइनस एस 8,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 50 में से 8 माइनस करेंगे 42,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 4200, ये आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। A 3D printer whose cost is rupees 8,50,000 will depreciate to a scrap value of rupees 50,000 in 4 years। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उनसे आपको बताना है। तो पहला देखो, पहले कह रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो। सी आपके पास 8,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 8,50,000 में से माइनस करेंगे तो 8 लाख आएगा, और 8 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, हर बार 2-2 लाख रुपए कम हो रहे हैं, तो यानी जो ए स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि 2 लाख ये डेप्रिसिएशन, मतलब ये ठीक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास इन तीनों में है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा था बुक वैल्यू ऑफ द प्रिंटर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद जो प्रिंटर की बुक वैल्यू है वो बनेगी 4 लाख। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन 1 साल का 2 लाख है। ठीक है, 1 साल का डेप्रिसिएशन है 2 लाख, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 4 लाख। तो आपके पास जो वैल्यू थी प्रिंटर की वो थी 8,50,000, 2 साल के अंदर 4 लाख कम हो गई, तो कितनी बची बुक वैल्यू, माइनस करोगे तो 4,50,000 वैल्यू बचेगी। तो यहां पर वैल्यू दे रखी है 4 लाख, मतलब ये आपका आंसर नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए। अब 20 ने यहां भी दिया हुआ है, 20 ने यहां भी दिया हुआ है, तो ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे, मतलब आंसर बनेगा इसका 2। ए मशीन हैज ए यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years with a scrap value of rupees 2,500 based on the above information complete the depreciation schedule table under straight line method। तो यहाँ पर जो ये x और y आ रहे हैं उनकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर अब इसने कहा कि भाई ईयर 0 है, तो उस समय बुक वैल्यू इतनी है। ईयर 0 का मतलब है ये स्टार्टिंग की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में बुक वैल्यू इतनी है, मतलब ये हो गया आपका सी। तो सी ये है, स्क्रैप वैल्यू ये है, डेप्रिसिएशन निकालो। 30,000 में से 2 लाख और 2,500 माइनस करेंगे, और टाइम है 2 साल का, यानी 27,500 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 13,000, 26 2 13,750। ठीक है, तो 13,750 इसका डेप्रिसिएशन हुआ, इसका मतलब डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 13,750, वो यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है, मतलब ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर y, तो y कैसे निकलेगा, 30,000 में से जो डेप्रिसिएशन हुआ था उसको माइनस करके y आएगा, तो 30,000 में से 13,750 अगर मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू देखो 3,000 तो आने से रही, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा आंसर ये आएगा। और माइनस करके भी आप देखोगे तो 16,250 आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है। The cost of a machine is rupees 20,000 and its estimated useful life is 10 years. The scrap value of the machine when its value depreciate at 10% per annum is, और वैल्यू आपको दे रखी है ये। अब ये जो है आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, लेकिन सिलेबस में, सीयूटी के सिलेबस में ये नहीं था, लेकिन आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि इस फार्मूले को याद कर लेना। तो फार्मूला इसका क्या था, स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए P1 माइनस आई रेज टू पावर n। तो आपके पास वैल्यू है मशीन की 20,000, डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका 10% के हिसाब से, मतलब 0.1, और टाइम कितना है 10 साल, तो ये 0.9 आएगा, इसकी पावर 10, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.35, तो 35 टू जा 70 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7,000, ये आंसर बना इसका बी।
A bond has a face value of rupees 200, maturing in 4 years. Coupon rate is 4%, and bond makes annual coupon payment. If the yield of maturity is 4%, then the present value of the bond. अब यहाँ पर आपको जो कूपन रेट है ये 4% दिया हुआ है, और जो यील्ड टू मेच्योरिटी है ये भी आपको 4% दी है। जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो जो फेस वैल्यू होती है वही हमारी प्रेजेंट वैल्यू बनती है। आंसर रहेगा इसका 200, निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है द डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन कूपन रेट। अगर डिस्काउंट रेट कूपन रेट से ज़्यादा है मतलब कूपन रेट कम है, और कूपन रेट कम होता है तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट हमारे आंसर में नहीं होनी चाहिए। अब ए ऑप्शन आपको यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो यही आपका सही आंसर है। स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो। बी में क्या कह रहा है? एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट बिगन ऑन ए फिक्स डेट एंड कंटिन्यू फॉर एवर इज कॉल्ड परपेचुटी। ठीक स्टेटमेंट है। सी में कह रहा था इश्यूर ऑफ बॉन्ड पे इंटरेस्ट एट फिक्स इंटरवल एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड कूपन पेमेंट, ये भी ठीक है। ई में कह रहा था इशू ऑफ बॉन्ड रीपे द प्रिंसिपल दैट इज फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड टू द इन्वेस्टर एट ए लेटर डेट स्टार्ट एज मेच्योरिटी डेट, तो ये भी ठीक है। तो यानी ये आपके पास ऑप्शन जो है सी बनेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज टू डिस्काउंट द बॉन्ड कैश फ्लो इज नोन एज। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यूज़ करते हो उसमें टू द डिस्काउंट द बॉन्ड कैश फ्लो, जो कैश फ्लो आपके पास आता है बॉन्ड का, तो वो निकालने के लिए आपको यूज़ करना होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, कूपन रेट से हम क्या करते हैं? कूपन रेट से हमारे पास कूपन पेमेंट आती है। ए कंपनी हैज इश्यूड ए बॉन्ड हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 पेइंग एनुअल डिविडेंड एट 8.5%। ये आर आपको दे दिया 8.5%। द बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एट पार। रिडीम एट पार का मतलब जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो भी सेम ही है, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। देन द परचेज प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर विश इज ए यील्ड रेट ऑफ 8%। जो आपको डिस्काउंट रेट दे रखा है, यील्ड रेट वो दे रखा है 8%। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है। तो कूपन जो रेट है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपके पास 10,000 से ज़्यादा प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी ही आपको ज़्यादा दे रखी है, तो मतलब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आप कूपन पेमेंट निकालो। कूपन पेमेंट हमेशा फेस वैल्यू पर निकलती है, फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फेस वैल्यू है हमारे पास 10,000 और ये आपके पास 8.5%। 2 जीरो ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 850। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसका फार्मूला रहता है सी इंटू में 1 माइनस होता है 1 माइनस 1 प्लस 0 कितना आ गया आपके पास? आई कितना है? फार्मूला लिख लेते हैं पहले, आई की पावर -n डिवाइडेड बाय आई इंटू प्लस में मेच्योरिटी अमाउंट 1 प्लस में आई रेज टू पावर -n। ठीक है, ये फार्मूला रहता है हमारे पास। अब इसमें आपको जो वैल्यू दे रखी है इसने, जो आपको वैल्यू कूपन पेमेंट की वैल्यू आपने निकाल ली 850, आ जाएगा 1 माइनस ये 1 प्लस में आई मतलब 0.08। इसकी वैल्यू आपको पावर इसकी -10 होगी, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.46319349। नीचे भी आई आप पुट करेंगे, आई आ जाएगा 0.08 प्लस में जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो भी 1000 है, 1 प्लस 0.08, सीधा इसकी वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू थी? 0.46319349। अब आप सोच रहे होगे इसको राउंड ऑफ करके वैल्यू को ले लो, तो राउंड ऑफ करके आप ले सकते हो, लेकिन आंसर अगर आप देख रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। देखो ये 10,555 है, ये 10,535 है, ये 10,333 है, यहाँ पर 10,335 है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने यहीं पर इसको राउंड ऑफ कर दिया तो हो सकता है आपके आंसर में डिफरेंस आ जाए। तो इसलिए अभी इसको जैसी वैल्यू दे रखी ना वैसे ही सॉल्व करो, लास्ट में जाके हम इसे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो इधर लगा दो, 85000 डिवाइडेड बाय 8, और इसको माइनस करेंगे इसको तो देखो 9 10 माइनस 9 1, फिर 9 माइनस 4 9 माइनस 3 9 माइनस 9 9 माइनस 1,
9 - 3, 9 - 6 और 9 - 4, 0 पॉइंट। और प्लस में 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस इधर आ जाएगा, तो 463.19349। ठीक है, 1000 नहीं, सॉरी 10,000 था, तो 10,000 होगा तो डेसिमल 4 प्लेस चला जाएगा, तो 4631.9349 ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको ना जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करना। छोटा करने के लिए अगर मैं यहाँ डेसिमल हटा देता हूँ, डेसिमल अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 8 जीरो बनते हैं, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करो, जितना आप इसको कैंसिल करके छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। तो 3 जीरो आपने यहाँ से कैंसिल कर दिए, 5 से काटूंगा तो 17 पे कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 1 2 3 4। ठीक है, और तो ये मेरे ख्याल कटेगा नहीं, और तो ये कटेगा नहीं, तो 17 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 16,000 आएगा, 16,000 नहीं 1,60,000 आएगा। जीरो का ध्यान रखना, बस 3 जीरो कटी, यहाँ पर बची थी 5 जीरो, 5 में से इधर रहेगी 4। चलो 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 1 86, बचा 8, 17 6 102 और 8 110, 110 का 10 ले लो, 1 कैरी किया, 17 8 126 और 1 127 नहीं 136, 8 7 56, 8 5 13, 136 बनेंगे, 137 हो गए, बचेंगे 13, 17 6 102, 102 और 13 115 हो गए, 115 यानी आपके पास बचेंगे 11, 17 थे 51 और 11, 51 52 और 10 62, बचे 6, 17 पंजे 85 और 6 91, बचा आपके पास 1,60,000 प्लस ये तो ऐसा ही रहेगा। अब इसी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमने करे, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला जो पेपर था उसका क्वेश्चन है, तो उसमें आपको वैल्यूज़ कुछ ऐसी दे दी थी बड़ी बड़ी, लेकिन उसके बाद जो पिछले साल पेपर हुए उनमें आपको वैल्यूज़ थोड़ा रिड्यूस करके दिए, या जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करे थे ना उस तरह की वैल्यू दी। तो यहाँ पर इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ऐसी हैं। अब यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिलहाल हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर से। 912571061 डिवाइडेड बाय 16,000, तो ये बना आपके पास 5703.569131 ऐसे है, तो इसको राउंड ऑफ करके मैं ले लेता हूँ 57। ठीक है, इस वाली वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे, इसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 93। तो देखो 7 और 3 10, 9 5 14 और 1 15, 3 4 5, 3 6 7 13, 5 4 9 और 1 10, तो 10 335.50 यानी 10 335.50 ये आपका आंसर बना। अगर आप इसको पहले ही राउंड ऑफ कर देते तो हो सकता है कि आंसर आपका ये आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं है। तो आपको जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी ना, उन्हीं वैल्यूज़ को आपको यूज़ करते चलना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो फाइनेंशियल मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।